जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत के जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। उन्हें गाइडेंस दिया है, उन्हें लर्निंग दी है, उन्हें मोटिवेशन दिया है, उन्हें नॉलेज दिया है। और नॉलेज भी ऐसा जो किसी आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। उस गहराई को समझने की समझ दी है, शब्द के अंदर छुपे हुए गहरे राज को समझने की समझ दी है। गुरुजी ने पल पल उन्हें ड्रीम दर्शन दिए हैं, उन्हें पल पल उनका हाथ पकड़ के रखा है और उन्हें समझाया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। संगत जी, सत्संग सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज जो संगत को समझाना चाहते थे, शायद उस बात को समझने की जरूरत हम सबको भी है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमित अग्रवाल अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी महाराज का लख लख धन्यवाद, लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2002 या 2003 में मिला, जब मेरी मदर ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी से मिलने जाना है एम्पायर स्टेट। मम्मी मुझे गुरुजी के दरबार में लेकर गई और जब मैं दरबार में पहुंचा तो बहुत तेज आवाज में शब्द कीर्तन बज रहे थे और आसपास बहुत सारे लोग थे और उनमें से तो कुछ बहुत हाई फाई दिखाई दे रहे थे। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे गुरुजी बिल्कुल भी किसी साधु की तरह नहीं दिखाई दिए जो जनरली भगवे वस्त्र में होते हैं, और बल्कि संगत जी, मुझे तो गुरुजी किसी हिंदी मूवी के विलन की तरह दिखाई दे रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा है, यहाँ जरूर कोई स्कैम चल रहा है। और संगत जी, मैं कनाडा से रिटर्न हुआ था तो इंसान की अपनी खुद की सोच होती है। और उसके बाद मैंने देखा कि एक ही थाली में 4 लोग लंगर ले रहे हैं और मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया, पता नहीं इसे खाकर मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। तो इस प्रकार से संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से मिला तो इस प्रकार के मेरे विचार थे। और संगत जी, फिर जब हम गुरुजी महाराज के सामने गए तो मेरी मम्मा ने बताया कि मेरा बेटा है। तो जैसे गुरुजी महाराज नमस्ते की मुद्रा बनाते हैं हाथ जोड़ते, वैसे हाथ जोड़े और मुझे आशीर्वाद दिया। और संगत जी, उसके बाद मैं लौट कर आ गया और मुझे लगने लगा कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। और मेरे दिमाग में एक बात और चल रही थी संगत जी, कि अगर मैं दोबारा गुरुजी महाराज के दरबार में गया तो शायद वो मुझे ना पहचाने, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हाई फाई लोग आए हुए थे और मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं था। अब संगत जी, कुछ दिनों के बाद गुरुजी महाराज का टेस्ट लेने के लिए कि क्या वो मुझे पहचानते हैं या नहीं, ये देखने के लिए मैं दोबारा एम्पायर स्टेट गया। और संगत जी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वो नहीं पहचानेंगे। खैर, मैं दरबार में पहुंचा, सत्संग चल रहा था और मैं दरबार में लगातार गुरुजी महाराज को देखता ही जा रहा था, वो भी मुझे देख रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने हाथ के इशारे से बुलाया और पंजाबी में कहा आई। और संगत जी, मैं उठ के गुरुजी महाराज के पास गया, प्रणाम किया और गुरुजी ने दोबारा मुझे हाथ के इशारे से कहा जाई। और संगत जी, जैसे ही मैं जाने लगा गुरुजी ने बहुत जोर से बोला ठहरी। और संगत जी, वहाँ पर एक अंकल गुरुजी के चरण दबा रहे थे और गुरुजी ने उन अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल तेनु पता है ये अग्रवाल दा मुंडा है, एदा सैनिक फार्म ते घर है, कनाडा ते घर है, एदे श्रीलंका ते फैक्ट्री है। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ये सब बता करके मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा था उसको एड्रेस कर रहे थे। और जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी मुझे पहचानेंगे कि नहीं, गुरुजी ने मेरा पूरा बायोडाटा खोल के रख दिया था। एंड बेसिकली संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मेरा पहला सबक स्टार्ट करा वो यही था कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। और जब मैं घर आया तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या आपने गुरुजी महाराज को कुछ बताया था। तो संगत जी, ऑब्वियसली मेरी माँ ने कहा कि गुरुजी ज्यादा बात तो करते नहीं हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी, गुरुजी ने कई बार मेरी थॉट्स को रीड किया और ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि गुरुजी में कोई ट्रेमेंडस पावर तो है एंड ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। एग्जैक्टली मुझे ये तो समझ में नहीं आया था कि गुरुजी है कौन, बट मुझे ये समझ
में आ चुका था कि गुरुजी एक साधारण इंसान नहीं थे। अब संगत जी 2005 में मैं किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गया और संगत जी जर्मनी पहुंचकर मुझे मेरे हिप पर एक बॉयल हो गया और जब मैं होटल में पहुंचा तो संगत जी जो मेरे हिप पर बॉयल हुआ था वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करने लगा और संगत जी इतना परेशान करने लगा कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, जबकि मुझे एग्जीबिशन अटेंड करने जाना था और एग्जीबिशन में सिर्फ और सिर्फ चलना ही होता है। एनीवे संगत जी मैंने अपनी फैमिली को फोन किया और मेरी सिचुएशन को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। एक्चुअली संगत जी जर्मनी में मेरे चाचा जी रहते हैं, तो घर वालों ने कहा कि तुम उनसे कांटेक्ट करो, वही तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। मैं चाचा जी के पास गया और सारी सिचुएशन बताई। चाचा जी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर के पास चलते हैं और हम लोग वहाँ से डॉक्टर के पास गए। अब संगत जी डॉक्टर ने एग्जामिन किया और बताया कि जो बॉयल है वो चने के दाने के बराबर है और वो बॉयल एक ऐसी पोजीशन पर है जिससे ना तो मैं चल पा रहा था ना मैं बैठ पा रहा था। अब डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दी, ऑइंटमेंट लगाई मैंने संगत जी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला और संगत जी मैंने फैमिली के साथ डिसाइड किया कि मुझे घर वापस आ जाना चाहिए। मैं वापस घर लौट आया और परिवार के साथ ही जाकर के मैंने वहाँ पर किसी डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने देखते से ही मुझे कहा कि अरे ये तो ट्यूमर है और ये बहुत डेंजरस है, ये स्प्रेड भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी तुरंत। एंड संगत जी इट इज वेरी स्कैरी थिंग्स टू लिसन। हमने सोचा कि चलो हमें सेकेंड ओपिनियन भी लेना चाहिए। अब संगत जी हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है हम लोग दवाइयों से और ऑइंटमेंट से ट्राई करते हैं। तो उन्होंने दवाइयाँ और कुछ ऑइंटमेंट लिख दिए, लेकिन संगत जी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। और संगत जी हम लोग शाम को गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे, लाइन में खड़े हुए और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैंने कहा कि गुरुजी पीछे बॉयल। संगत जी मेरी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि गुरुजी महाराज ने कहा कि जाओ करेले का जूस पियो, कुछ नहीं होता। और संगत जी मैं घर आया और मैंने 3-4 दिन तक करेले का जूस पिया और आप बिलीव नहीं करोगे जो मेरे हिप पर बॉयल हुआ था वो कम्प्लीटली गायब हो गया था। एंड संगत जी दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड्स ऑफ गुरुजी, जो कि संगत जी हमारी डॉक्टरी मेडिसिन दवाइयों से कहीं कहीं ऊपर है। उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि मैं अब अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और संगत जी मैंने सोचा कि अब मैं अपने अंदर से जो 5 हमारी अंदर आंतरिक कमियां होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसे मैं दूर करूंगा। और संगत जी 15-20 दिन तक ये मैंने चीजें सोची और अपने जीवन में इसको लागू करना शुरू कर दिया। और संगत जी एक शाम जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कहा हुन तू इंसान बन रहा है, तू चंगा इंसान बन रहा है। तो संगत जी जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गुरुजी महाराज हमारी एफर्ट को तब भी जानते थे और अब भी जानते हैं, इसलिए गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है। एक बार की बात है संगत जी 2006 में मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी महाराज के पास पहुंचा और थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। वहाँ पर संगत जी साइड में एक शेल्फ हुआ करता था और गुरुजी महाराज उस पर बैठा करते थे अपने शर्ट पैंट में। अब संगत जी मैं वहाँ गया और गुरुजी महाराज के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे देखकर गुरुजी कहने लगे तेनू पता है डॉक्टरों ने सैनिक फार्म विच ओदा दिल खराब कर दिता। गुरुजी ने फिर कहा तेनू पता है डॉक्टरों ने कुछ नहीं आंदा। और संगत जी मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी महाराज जी क्या कह रहे हैं और मुझे बोल क्यों रहे हैं ये सब बातें। खैर संगत जी नहीं समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने ऐसा क्यों कहा, बात वहीं पर खत्म हो गई। संगत जी 2006 में मैं श्रीलंका में एल्यूमिनियम अलॉय की एक फैक्ट्री रन कर रहा था और ये जो एल्यूमिनियम अलॉय हमारी फैक्ट्री में बनते थे वो दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया में थी वहाँ जाया करते थे, जैसे कि टीवीएस है, यामा है, इन सभी कंपनीज में हमारे अलॉय जाया करते थे। तो एनीवे संगत जी हमने गुरुजी का एक स्वरूप हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पे रखा हुआ था। वहाँ पर एक फर्नेस था जिसमें एल्यूमिनियम अलॉय मेल्ट किया जाता था। एंड ऑब्वियसली संगत जी फर्नेस बहुत ज्यादा गर्म था, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। और संगत जी हमारे जो मैनेजर थे वो उस फर्नेस में अलग अलग प्रकार के मेटल डाला करते थे ताकि अलॉय बनाया जा सके। और जो मटेरियल होता है संगत जी वो ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ आता था और उस समय वो मटेरियल कुवैत और इजिप्ट टाइप की कंट्रीज से आया हुआ था। अब उस मटेरियल की टेस्टिंग मैनेजर ने की और टेस्टिंग करने के बाद एम्प्लॉयज को कहा कि आप इस मटेरियल को आप चार्ज कर सकते हो उस फर्नेस में डालकर। अब संगत जी उस मटेरियल के अंदर कुछ लाइव रॉकेट शेल रखे हुए थे जिनकी बॉडी एल्यूमिनियम की होती है। अब संगत जी वो लाइव रॉकेट शेल उस फर्नेस में डाल दिए गए जिसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। और संगत जी जैसे ही हमने वो मटेरियल उस फर्नेस में डाला, फर्नेस में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और संगत जी उस समय प्रोडक्शन फ्लोर पर 100 के करीब एम्प्लॉय मौजूद थे। और संगत जी जैसे ही ब्लास्ट हुआ उस फर्नेस में मौजूद एकदम गरम गरम जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम था, मेटल था, वो बिखर गया चारों तरफ। और संगत जी जब गरम गरम ये मेटल गिरा सबके ऊपर तो किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया। और संगत जी इट वॉज अ डिजास्टर। ये बहुत बहुत बड़ा हादसा हमारी फैक्ट्री में हुआ था। एंड ऑब्वियसली संगत जी सभी वर्कर्स को फटाफट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और ये खबर आग की तरह श्रीलंका में फैल गई। और संगत जी चारों तरफ न्यूज प्रिवेल हो गई, इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब्स फॉर LTTE। अब संगत जी बॉम्ब स्क्वाड आ गया,
आर्मी इन्वॉल्व हो गई एंड संगत जी होल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर केम इनटू प्लेस। और संगत जी हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अब संगत जी हमारी कंपनी के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, जितने भी वर्कर्स थे वो धरने पे बैठ गए और हमारा SBI से लोन भी था, जो हम सोच में पड़ गए कि हम कैसे क्या मैनेज करेंगे। हम लोग अब बहुत चिंता में आ गए थे कि अब सब कुछ कैसे होगा। संगत जी मैं और मेरे पापा कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो हमारे वहाँ के लोकल लॉयर ने कहा कि अगर एक भी वर्कर मर जाता है तो आप दोनों को जेल हो सकती है। और संगत जी हमारे पूरे जीवन की जमा पूंजी उस प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। और संगत जी हम लोग बहुत डरे हुए थे और समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अब संगत जी हम लोग इंश्योरेंस वाले के पास गए और उन्होंने हमें कहा कि बॉम्ब और ये जो एमिनेशंस हैं ये कवर्ड नहीं होते हैं, इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और संगत जी हमारी पूरी फैमिली मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से, इंटरनली बहुत बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। और संगत जी मैं शाम को गुरुजी महाराज के पास गया और मैंने गुरुजी के सामने सिर्फ इतना ही कहा, गुरुजी श्रीलंका, सिर्फ इतना ही कहा। और गुरुजी ने मुझे बहुत जोर की डांट लगा दी और कहा तेनू पता नहीं है गुरु दे नाल दस देनी है। और फिर मुझे कहते हैं चल बैठ जाई। और संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मन में सोच रहा था कि यहाँ तो हम तकलीफ में हैं और गुरुजी ने बहुत डांट लगा दी। गुरुजी ने सेवादारों को कहा एनु चाय प्रसाद पिलाओ। और संगत जी चाय प्रसाद आ गया और मैंने चाय प्रसाद पिया तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी में कोई परेशानियां है ही नहीं। इतनी शांति, इतना सुकून मेरे अंदर आ गया था। अब ये देखिए संगत जी कि धीरे धीरे समय निकलता चला गया और हमारी डॉक्टर्स के साथ में इंटरेक्शंस होती रही और डॉक्टर्स कहने लगे कि हम बहुत सरप्राइज्ड हैं ये देख करके कि आपके मैक्सिमम सभी वर्कर्स को कुछ न कुछ इंजरीज हुई है और काफी सारे वर्कर्स जो है वो ICU में है, लेकिन कोई भी डेड नहीं हो रहा है, कोई भी मर नहीं रहा है, किसी की भी डेथ नहीं हो रही है, किसी का कोई पार्ट नहीं है तो किसी का कोई अंग नहीं है। दे आर बैडली इंजर्ड और हमने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। तो दिस इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी का खेल था और धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि कैसे। वहाँ पर वर्कर्स ने धरना देना शुरू कर दिया था और जो वर्कर्स है वो हमसे करोड़ों में कंपनसेशन मांग रहे थे। एंड बैक ऑफ द माइंड संगत जी ये भी चल रहा था कि सारा कैपिटल खत्म हो चुका है, इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है, ऐसे में करे तो क्या करे। तो एक बार मम्मी ने पापा से कहा कि आप दोबारा ट्राई कीजिए इंश्योरेंस कंपनी में। अब संगत जी फादर दोबारा गए इंश्योरेंस कंपनी में और कंपनी वालों ने कहा कि आपका इंश्योरेंस नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ये इट इज अ मैटर ऑफ एक्सप्लोजन, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। अब संगत जी मेरे फादर उस बिल्डिंग से उतर ही रहे थे कि उन्हें कॉल आता है जिसने अपने आप को एक सर्वेयर बताया और उसने कहा कि आई एम सो एंड सो एंड मुझे आपके केस के बारे में पता चला है, प्लीज आप अपने इस केस को और डिटेल में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो फादर ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने फादर को कहा कि एक काम कीजिए, आप मुझसे मिलिए और मुझसे मिलकर बात करिए और आप मुझे अपनी फैक्ट्री पर भी विजिट करवाइए। एंड संगत जी मेरे फादर उसे हमारी फैक्ट्री ले गए। अब उसने कहा मेरे पापा को कि मैं तुम्हारा इंश्योरेंस फ्रेश मैनर में फिर से रीअप्लाई कर रहा हूँ और वो कहने लगे कि अगर मैं 125% आपको दिलवा दूं इंश्योरेंस तो क्या वो आपके लिए काम करेगा। अब संगत जी मेरे फादर सोच रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है और ये कह रहा है कि 125% हमें इंश्योरेंस क्लेम करवा देगा। एंड संगत जी क्लेम वाज फाइल्ड और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये हमारे दिमाग के बाहर की बात है। और सोचिए संगत जी हमें 125% का क्लेम मिल गया। एंड संगत जी दिस इज ओनली एंड ओनली गुरुजी, ये उनके बिना हो ही नहीं सकता था, उनके आशीर्वाद के बिना असंभव था। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है। संगत जी मैं अपनी लाइफ को 2 पार्ट में बताना चाहता हूँ। एक पार्ट वो है जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और एक दूसरा पार्ट जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे और उनकी जो कृपा हम पर बरसती रही, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली संगत जी मेरी लाइफ के बहुत सारे सत्संग है जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली और संगत जी गुरुजी भी जानते हैं कि मेरी लाइफ की जो लर्निंग हुई है वो गुरुजी की महासमाधि के बाद ही हुई है। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दी, बहुत सारा ज्ञान दिया जो आज तक मुझे मिलता जा रहा है। तो संगत जी गुरुजी की महासमाधि के बाद 2009 में मैं बहुत बहुत बीमार पड़ गया। अब संगत जी मेरे पूरे शरीर में, सिर में, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में इतना दर्द रहता था कि मैं बता नहीं सकता। मुझे पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते थे, मुझे वॉमिटिंग, नोजिया हो जाता था और फीवर बहुत हाई हो जाता था। और जब हम डॉक्टर के पास गए संगत जी तो बैक टू बैक बहुत सारे मेरे टेस्ट होते चले गए, लेकिन फिर भी संगत जी कुछ भी डायग्नोस होके नहीं बाहर आ रहा था, कुछ भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था और संगत जी मेरी हालत मरने के समान हो गई थी और महीनों के महीने बीतते चले जा रहे थे। मैं बहुत बहुत सफर कर रहा था और मेरा परिवार मुझे सफर होते हुए देख रहा था क्योंकि वो सभी लाचार थे, क्योंकि कुछ भी डायग्नोस होके नहीं आ रहा था। और संगत जी 10-11 महीने के बाद मुझे एक डॉक्टर मिले जिन्होंने मुझे क्लियर कट बोल दिया कि आपका कुछ भी डायग्नोस नहीं हो रहा है और तुम अभी भी सारे सिम्टम्स की कंप्लेनिंग कर रहे हो
तो हो सकता है कि तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो तुम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं चले जाते। और संगत जी मैं भी सोचने लगा कि शायद मैं भी पागल हो रहा हूँ और हो सकता है कि मुझे भी एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लगे। और संगत जी मैं साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस पहुंच गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कि शायद मैं यही कहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये गोली खा लो, ये दवाई खा लो। अब संगत जी मैं साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस से बाहर आता हूँ और जैसे कि कोई सिर के ऊपर पानी गिराता है, और उसी वक्त संगत जी मेरे माइंड में दो बातें आई जो गुरुजी ने मुझे 2006 में कही थी। तुझे पता है कि डॉक्टर ने सैनिक फार्म में इसका दिल खराब कर दिया था और डॉक्टरों को कुछ भी नहीं आता। और संगत जी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं व्यर्थ ही डॉक्टर्स के पास भटक रहा हूँ। और संगत जी मैं घर जाता हूँ और घर जाकर गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ और मैं उस लोटे में से पानी पीता हूँ जो लोटा गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जितने भी सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे वो सारे डिसअपियर हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। एंड संगत जी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि गुरुजी को सब कुछ पता था और वो ऑलरेडी इसकी ब्लेसिंग्स दे चुके थे। संगत जी एक बार हम जब बड़े मंदिर में बैठे हुए थे लंगर हॉल में, जो कि बेसमेंट में है, और संगत जी मैं उस दिन बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वहाँ शब्द चल रहा था कि तू मेरा माता, तू मेरा पिता। और संगत जी बस मैंने आंखें बंद करी और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। और ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मेरा माइंड ब्लैंक हो गया और मुझे ठेठ पंजाबी में आवाज आई, लोग आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, चले जानते हैं, कोई समझदा नहीं है, कोई अमल नहीं करता, अपने घर जा और शब्द चला। और संगत जी ये एग्जैक्ट वही वर्ड्स है जो मुझे सुनाई दिए पंजाबी में। और संगत जी जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि ये तो कुछ मुझे कहा गया है करने के लिए और मुझे ये करने के लिए गुरुजी ने कहा है। तो संगत जी बात खत्म हो गई। आई कैम बैक और जैसे एक नासमझ इंसान होता है वैसा मैं भी एक नासमझ था। और संगत जी मैंने उस बात पे कोई गौर नहीं किया। अब संगत जी एक दिन मेरे बेडरूम के दरवाजे पर सुबह 7 बजे नॉक होती है। मेरा जो बेडरूम है वो गार्डन फेसिंग है। और संगत जी मैं सो रहा था तो मैंने लेटे हुए ही पूछा कि कौन है, लेकिन वहां से किसी का आंसर नहीं आया। और फिर से नॉकिंग हुई, मैंने फिर से पूछा कि कौन है, फिर भी किसी का जवाब नहीं आया। और संगत जी लगातार नॉक होती जा रही थी तो मैं उठा ये देखने के लिए कि नॉक कौन कर रहा है। और संगत जी मैंने नोट किया कि जो नॉकिंग है वो गार्डन फेसिंग की तरफ जो गैलरी है वहाँ के दरवाजे से आ रही थी। और संगत जी मैं वहाँ गया और दरवाजे के पास में जो कांच की विंडोज थी उसका हल्का सा मैंने कर्टन हटा के देखा। और जैसे ही मैंने कर्टन हटाया मैंने देखा कि बाहर पीकॉक है, मोर खड़ा है और वो मोर मेरे दरवाजे को नॉक कर रहा है। और संगत जी मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ही है। और मुझे वो बात भी याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि अपने घर में शब्द चलाओ। मैंने नमस्कार किया और बहुत धीरे से उस दरवाजे को खोला और वो पीकॉक संगत जी मेरे घर के गेट की तरफ उड़ गया और वो गेट पर जाकर के बैठ गया। मैंने प्रणाम किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे रिमाइंड करवा रहे हो कि तूने अभी तक शब्द नहीं चलाया है। और फिर संगत जी मैंने शब्द चलाए और संगत जी मैंने कुछ दिनों तक शब्द चलाए। और जैसा कि इंसान होता है केयरलेस, मैं भी केयरलेस ही था और मैं कुछ दिनों के लिए फिर भूल गया कि मुझे शब्द चलाए रखना है, मुझे शब्द सुनते रहना है। और एक दिन मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लिए जाए। मैं अंदर गया, मैंने मत्था टेका और मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठता हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ बैठा रागी जी ने कहा, जिस घर शब्द नहीं चलते ओ घर शमशाना, जिस घर शब्द नहीं चलते ओ घर शमशाना। माय गॉड संगत जी मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी मुझे रिमाइंड करवा रहे हैं कि यू आर नॉट प्लेइंग द शब्द। तो ये है गुरु संगत जी जो हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखते हैं, हमेशा आपको गाइड करते हैं। और देखिए हम लोग उनके डायरेक्शन को, उनके शब्दों को बहुत कैजुअली लेते हैं। संगत जी जो पंजाबी में गुरुजी ने कहा था उसका मीनिंग गुरुजी ने समझाया। गुरुजी ने कहा था कि लोग आंधे हैं, शब्द सुनते हैं, कोई समझता नहीं है, कोई इस पे अमल नहीं करता, चले जानते हैं। एंड संगत जी इट इज अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। हम सोचते हैं संगत जी की मंदिर जाना एक बहुत अच्छा एक्ट है। जो मैसेज गुरुजी ने देना चाहा वो ये है कि जो गुरबानी चल रही है उसे कोई भी अपने जीवन में उतारता नहीं है। हम सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक एक्ट फॉलो कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए और वहां जाके मत्था टेकना कोई मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि जो शब्द कीर्तन में दिया जाता है, जो शब्द कीर्तन में सुनाया जाता है उसको आत्मसात करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने काफी सारे लेसन्स दिए, सबक दिए। एक बार की बात है संगत जी घर में सत्संग हो रहा था और मेरा कंटिन्यूसली ध्यान जो था वो गुरुजी के स्वरूप पर था और एकदम से अंदर से आवाज आई कि सबनू प्यार करी, किसी से ना डरी। और मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी ने मैसेज मेरे लिए दिया है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये डायरेक्शन दी। लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद मैं बातें भूल गया और गुरुजी ने याद भी दिलाया और मुझे खुद को भी इस बात का एहसास हुआ कि कितना मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। और संगत जी आज भी मैं अपने जीवन में मैं इस पहलू पर काम कर रहा हूँ। संगत जी 2009 में जो मुझे मेडिकल इश्यू हुआ था उसके सेम सिम्टम्स मेरी बॉडी
बॉडी में दिखाई देने लग गए थे। सेम बॉडी पेन, रैशेस, ये सब कुछ होने लगा। अब संगत जी मैं डॉक्टर के पास गया और जैसा कि मुझे गुरुजी महाराज ने आदेश दिया था, गाइड किया था कि एलोपैथी नहीं आयुर्वेदिक में जाओ। और संगत जी जब इंसान तकलीफ में होता है, दुख में होता है, तो वो काफी सारे सॉल्यूशंस ट्राई करता है और कोशिश करता है कि कोई उसे इजी सॉल्यूशंस मिल जाए। और इसीलिए संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज ने मुझे गाइड किया था, मैंने वही फॉलो किया। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपने एलोपैथिक दिखा दिया है, आपने होम्योपैथिक दिखा दिया है, मेरे कहने पर एक होम्योपैथ के पास चलो, जिसको मेरी पूरी फैमिली बहुत पहले से मानती आ रही है। और संगत जी मैंने भी उस होम्योपैथ के बारे में मेरी वाइफ की फैमिली से सुना है। संगत जी मेरे मन में यही चल रहा है कि गुरुजी ने और भी दूसरे डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मना किया है और मैं वही कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ मुझे लगातार परसिस्ट करती जा रही थी और फाइनली मैं उसकी बात मान गया और उसके होम्योपैथ के पास गया और मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे दवाई दे दी। अब संगत जी जो हम होम्योपैथ के पास गए थे वो मंडे का दिन था, उसने हमें दवाइयाँ दे दी और मैंने सोचा कि मैंने दवाइयाँ तो ले ली है लेकिन मैं इनको लेना शुरू करूंगा कल से। अब संगत जी ट्यूसडे मॉर्निंग समवेयर अबाउट इन अमृत वेला बिफोर 6 o'clock मुझे ड्रीम आता है, गुरुजी अपने आसन पर बैठे हैं और वहाँ पर सत्संग चल रहा है और बहुत सारी संगत वहाँ बैठी हुई है। मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने मुझे देखा और एकदम से गुरुजी उड़कर मेरे पास आ गए। और संगत जी गुरुजी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और मैं गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अब गुरुजी ने मुझे गुस्से में बोला है, तू मुझे की समझ रखा है। और बस संगत जी वो सपना खत्म हो गया। अब संगत जी जब मैं सुबह उठा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझसे कहना क्या चाह रहे थे। मेरे रात का वही सपना दिमाग में था। अब संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि अपनी होम्योपैथी की दवाइयाँ ले लो और संगत जी मैंने बड़े डर डर के वो दवाइयाँ शुरू की। अब संगत जी जो मैंने पहली डोज ली तो मेरे लीवर एरिया में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर को फोन किया और सब बताया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी डोज कम कर दो। अब मुझे सेकेंड मेडिसिन इवनिंग में लेनी थी तो मेरी वाइफ ने कहा कि होम्योपैथिक सेफ होती है, आप यही ले लो। और संगत जी आधे 1 घंटे के बाद मेरे दिल में, मेरे सीने में दर्द उठने लगा। और संगत जी अब मुझे समझ में आने लगा कि गुरुजी मुझे क्या बोलना चाह रहे थे कि यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू। और संगत जी ये है हमारे गुरुजी, हम कितनी मूर्खताएं करते हैं और गुरुजी महाराज कॉन्स्टेंटली हमारा हाथ पकड़े हुए रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। मुझे इस बात का रियलाइज हुआ और फिर मैंने कहा कि मैं मेडिसिन अब नहीं लूंगा। तब मैंने गुरुजी से वादा किया कि गुरुजी अब आपका जल ही मेरे लिए दवाई होगी। और संगत जी जो हमारे यहाँ पर हमारे घर पर गुरुजी को जो जल प्रसाद चढ़ता है वो मैंने लिया, मैंने उठाया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज से मेरी दवाई सिर्फ आपका जल प्रसाद ही होगी। और मैंने वो जल प्रसाद पी लिया। और जो संगत जी मैंने जल प्रसाद पिया वो ऐसे काम कर रहा था जैसे कोई मैंने मेडिसिन ली हो। मेरी 90% तकलीफ दूर हो गई थी। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी जो अपने संगत का, अपने भक्तों का हाथ पकड़े रहते हैं। एक बार की बात है, संगत जी मैं गुरुजी को भोग लगा रहा था तो मुझे अंदर ही अंदर आवाज आई कि तू सत्संग करी। संगत जी उस समय कोविड का समय चल रहा था तो हमारे घर के 5 सदस्यों ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया और संगत जी हमने हर हफ्ते गुरुजी का सत्संग करना शुरू कर दिया। और संगत जी सत्संग में बैठ के जो शब्द कीर्तन मेरे कानों में पड़ते थे वो ऐसा लगता था जैसे वो मेडिसिन की तरह काम कर रहे हो। मुझे ऐसा फील होता था वहाँ पर कि जैसे वो शब्द कीर्तन मेरे शरीर की सभी बीमारी को दूर कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। तो संगत जी मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरुजी महाराज के शब्द हैं वो सभी शब्द गुरुजी महाराज की पावर से ब्लेस्ड हैं। उसके अंदर शक्ति है कि वो हमारी आत्मा को, हमारी बॉडी को हील कर सके। और सेम टू सेम संगत जी ऐसा ही जल प्रसाद के साथ भी है। गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का चाय प्रसाद। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि मुझे किस प्रकार से सत्संग की राह पर चलना है। और संगत जी एक और बात जो गुरुजी महाराज ने मुझे रियलाइज करवाई कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जितनी बार मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी उतनी बार मैंने महसूस किया जो मेरे मेडिकल इश्यू चल रहे हैं उसमें मुझे रिलीफ मिल रहा है। एंड संगत जी मंत्र जाप इज वेरी वेरी पावरफुल। एनीवे संगत जी मैं आप सभी के साथ कुछ और भी लेसन जो गुरुजी महाराज ने मुझे सिखाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी बेसिकली गुरुजी महाराज कहा करते थे कि एडमिशन हो गया, जो कि मैंने भी कई बार गुरुजी महाराज के मुंह से सुना है। तो संगत जी इसका जो मीनिंग है कि एडमिशन हो गया, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। संगत जी हम लोग सब गुरुजी के स्कूल में हैं, उनकी पाठशाला में हैं और गुरुजी ने हम पर बहुत बहुत कृपा की है हम सबको अपने स्कूल में एडमिशन देके। और संगत जी इसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि गुरुजी महाराज हमारी इग्नोरेंस दूर करना चाहते हैं। एंड संगत जी ही वांट्स टू गाइड अस टुवर्ड्स डिवाइन नॉलेज एंड विजडम। संगत जी गुरुजी ने एक बार मेरी मॉम को कहा था पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। और अगर आप मुझसे पूछोगे संगत जी तो मैं भी कहूंगा कि ये बात सच है, क्योंकि संगत जी जो असली एजुकेशन है वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। ठीक है कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन जो असली नॉलेज है, जो असली विजडम है, जो असली लर्निंग है, जो सबक है वो जो हमें मिलता है वो गुरुजी के शब्द से मिलते हैं। एंड दैट इज द रियल एजुकेशन ऑफ लाइफ। और दूसरी बात है संगत जी की जो गुरबानी गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में या अपने सत्संग में चलवाते हैं उसके पीछे का
का पर्पस ये है कि गुरुजी चाहते हैं कि उस गुरबानी में जो मैसेज छुपा है उसे हम समझें, और गुरुजी चाहते हैं कि उस मैसेज को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। संगत जी, आई एम नॉट ए पंजाबी, और धीरे धीरे वो शब्द इतने अच्छे लगने लगते हैं संगत जी कि उसके अंदर छुपा हुआ जो गहरा मैसेज है वो हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। और बस गुरुजी महाराज यही चाहते हैं कि हम इन सभी मैसेजेस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। हम जो गुरबानी से सीख रहे हैं, जो हम शब्द से सीख रहे हैं, जिसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, उसे हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये इजी तो नहीं है संगत जी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इन मैसेजेस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकूं। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम मैसेजेस जो हमारा ग्रंथ है शिव पुराण, उसमें भी निकलते हैं, जिन्हें हमें कई बार गुरुजी महाराज पढ़ने के लिए बोल चुके हैं। उसी प्रकार से द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें जो मैसेजेस है वो भी बहुत डीप है, वो भी गुरुजी महाराज पढ़ने के लिए बोला करते थे। और संगत जी, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं, हमें वो समझ में आए या ना आए, जैसे जैसे हम शिव पुराण पढ़ते जाते हैं संगत जी, वैसे वैसे संगत जी हमारे बुरे कर्म कटते चले जाते हैं। और संगत जी, मेरी पर्सनल थिंकिंग भी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और जो अगला सबक जो गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि जितनी भी हमारी लाइफ की सफरिंग है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, वो सब कुछ हमारी लाइफ में हमारे बेट कर्मास की वजह से आती है, हमारे बुरे कर्म की वजह से आती है। और वो बुरे कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी हो सकते हैं। संगत जी, गुरुजी तो हमेशा कहा करते थे कि मैं 90% तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लेता हूँ और सिर्फ तुमसे 10% ही तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ। और संगत जी, मैंने देखा भी है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत की काफी सारी समस्या, काफी सारी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, वो अपने ऊपर ले लिया करते हैं। और संगत जी, ये हमें समझना होगा कि हमारे गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी संगत के सभी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी, जो गुरुजी से हमें गाइडेंस चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, वो हम तक प्रॉपरली पहुंचे, उसके लिए गुरुजी ने ये भी कहा है कि हम मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन से संगत जी हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। और संगत जी, हम जो ध्यान लगाएंगे उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा है, उनकी क्या व्हील है। और संगत जी, मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा वो ये है कि हम करते वो हैं जो हमने मन में ठान रखा है, जो हमें पसंद है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं हम उससे बहुत घबरा जाते हैं, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है संगत जी क्योंकि हमने अपने मन की आवाज सुनी, हमने अपने गुरु के मन की आवाज को नहीं समझा, उनको नहीं सुना। तो बस संगत जी, मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को विराम देती हूँ कि गुरुजी महाराज जो चाहते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमें वो सुनना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। वो अपनी संगत के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनते हैं, जो हम नहीं चुन सकते अपने लिए। गुरुजी महाराज को प्यार कीजिए, पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए, टोटल सरेंडर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।